आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। जम्मू एंड कश्मीर और आर्टिकल 370 पर पूरे हिंदुस्तान में बहस हो रही है। सिर्फ मुल्क में नहीं बल्कि इंटरनेशनल सतह पर इस पर डिबेट हो रही है और यही सवाल किया जा रहा है कि क्या आर्टिकल 370 एक आर्जी दफ़ा है, कश्मीर से इसको हटाया जा सकता है, कश्मीर को जो स्पेशल स्टेट का दर्जा हासिल है उसको ख़त्म किया जा सकता है। मौजूदा जो सरकार है उसमें इस पर और ज़्यादा बहस हो गई है। तो आखिर इस कानून की हैसियत क्या है, कश्मीर की हिस्ट्री क्या है, आर्टिकल 370 है क्या, इस पूरे इशू पर आज हम तफसील के साथ ख़बर दर ख़बर में बात कर रहे हैं। और जिस शख्सियत का हमने इंतखाब किया है, जिनसे हम आपकी बराह रास्त मुलाकात कराने जा रहे हैं, वह है पटना हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस माहिर क़ानून जनाब इकबाल अहमद अंसारी साहब। हमारे आपको हर एक कोई बात पता है कि माहिर क़ानून या आर्टिकल 370 के बारे में जो बात और इसके लिए जो मौजूद शख्सियत है वो एक जज हो सकते हैं। तो जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी आज हमारे साथ है, जिनसे हम बहुत सारी तफसीलात जानेंगे। इकबाल अहमद अंसारी साहब, मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। आर्टिकल 370 है क्या, इस पर बहस हो रही है, बहुत ज़्यादा हंगामा बरपा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आर्जी इल्हाक़ है। तो आप एक जज हैं तो आप सबसे बेहतर बता सकते हैं इस बारे में। असल में इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी या डिबेट चला है ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बेसिस पर ही चला है, क्योंकि इसमें कई एक जजमेंट्स हो गए सुप्रीम कोर्ट में और इत्तेफाक से सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक जजमेंट देते हुए दूसरे जजमेंट को नहीं देखा। तो अगर आप स्ट्रिक्टली बोले तो इवन सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल सकेगा कि उन्होंने क्या लॉ बनाया। मतलब कंट्रोवर्सी, पहले कुछ और जजमेंट है, दूसरा कुछ और है, दूसरा कुछ और है। पहला जजमेंट 1959 में हुआ है और दूसरा जजमेंट अगर मुझसे गलती नहीं हो रही तो शायद 1961 में हुआ है। पहला वाला जजमेंट था वो उनका नाम था प्रेमनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा वाला था संपत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सवाल ये है कि एक दो चार चीज़ें फंडामेंटल हम लोगों को मालूम होना चाहिए, जिसमें भी डिबेट है, जहाँ तक मेरा ख्याल है इस पर डिबेट होनी ही नहीं चाहिए। आर्टिकल 370 नहीं, 370 में नहीं, उसके कुछ चीज़ों पे जी। नंबर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 जब बनाया, अंग्रेज़ों ने जब उनका टाइम आ गया कि हम जो है हिंदुस्तान को दो हिस्से में तकसीम कर देंगे और दोनों को अपना रिपब्लिक बना देंगे। तो उस वक्त जो है पाकिस्तान ने अपना निज़ाम चुना और हम लोगों ने अपने लिए एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट सिलेक्ट किया। और कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले उसके एक्ट के अंदर में ये, क्योंकि यहाँ तकरीबन 600 के आसपास 590, 92, 93 कुछ ऐसे ही नंबर होगा, प्रिंसली स्टेट्स बोला जाता था। मतलब इसमें राजा महाराजा इतने सारे स्टेट्स थे यहाँ जी, इन सबको इंडिपेंडेंस दे दिया गया। तो इसके मतलब ये है कि जो हिंदुस्तान में आया, जिसको अंग्रेजी में डोमिनियन बोलते हैं, जो इंडिया का डोमिनियन था या पाकिस्तान का डोमिनियन था, उसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स हो गए। तो उसमें उन राजाओं को जो है या प्रिंस जो थे, जो भी थे, महाराजा थे, उनको ये इख्तियार दिया गया कि आप चाहें तो हिंदुस्तान के साथ रहें, आप चाहें तो पाकिस्तान के साथ चले जाएं, आप चाहें तो इंडिपेंडेंट रहें। अच्छा, ये भी इख्तियार था कि आज़ाद भी रह सकते हैं आप इंडिपेंडेंट। ये बहुत ज़रूरी है समझना, एकदम इंडिपेंडेंट। हाँ, नहीं, यही लोगों में है कि बस हिंदुस्तान पाकिस्तान में तकसीम हो गया, किसी को इंडिपेंडेंट रहने का इख्तियार नहीं था। बिल्कुल गलत है। इसमें ये उन लोगों को कंप्लीट फ्रीडम दिया गया, आप चाहे तो किसी दोनों तो नाज़रीन, ये बहुत अहम बात है यहाँ पर जो चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि ये बात आई थी कि कुछ पाकिस्तान के साथ जाएंगे, कुछ हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। अगर कोई तन्हा रहना चाहता है तो रह सकता है, बस आप इख्तियार दिया गया था। क्योंकि इसमें जो 3 ही स्टेट हैं जिसमें प्रॉब्लम ज़्यादा हुए, गोवा को छोड़ के, गोवा पुर्तगीज़ के अंडर था, ब्रिटिश के अंदर तो था ही नहीं। होती एक तो जूनागढ़ जो राजस्थान में पड़ता है, एक हैदराबाद निज़ाम का, और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। तो जहाँ तक जूनागढ़ का था, उसने एक ट्रीटी ऑफ
एक्सेशन बोलते हैं, वो साइन कर लिया पाकिस्तान के साथ में कि मैं पाकिस्तान के साथ चला गया। लेकिन खैर उसकी हिस्ट्री दूसरी है, वो हिंदुस्तान में ही रहना पड़ा क्योंकि इंडिया ने उसको अलाउ नहीं किया। इसी तरह निज़ाम ने बोला मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ, वो भी नहीं दिया गया। जहाँ तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, इसमें जो है ये वहाँ के राजा जो हरि सिंह थे, राजा हरि सिंह, जो अभी डॉक्टर करण सिंह हैं इनके फादर, तो राजा हरि सिंह ने जो है अब फैसला यही किया कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा। उसकी वजह यही थी कि वहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम्स थे, इनका अपना राज था, तो इसलिए और कश्मीर में वैसे भी लोग पाकिस्तान के साथ जाना नहीं चाहते थे क्योंकि कश्मीर में हिंदू मुसलमान का उस ज़माने में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, नहीं इस टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो इसलिए वो लोग इसलिए शेख अब्दुल्ला का कोई भी ऐसा बयान नहीं है उस वक्त का जिसमें ये लगे कि भाई वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, बल्कि वो तो जब ये नहीं हुआ तो जो आता है कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है कि पाकिस्तान ने जो है वो एक हमला बोल दिया, लेकिन डायरेक्टली नहीं आया। उसने कश्मीरियों को ही ट्राइबल्स का ड्रेस पहना के या अपने फ़ौज में जो लोग थे उनको ट्राइबल के कश्मीरी ट्राइबल्स के ड्रेस में पहना कर उनको उसमें हमला करवा दिया। हाँ, हमला करवा दिया। तो राजा हरि सिंह जो थे वो रेगुलर आर्मी से लड़ने को इतना ताकत नहीं था कि कोई रेगुलर आर्मी से लड़ सकते, चाहे वो हिंदुस्तान का हो पाकिस्तान का। तो उन्होंने हिंदुस्तान से मदद मांगी। तो यहाँ उस टाइम में जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन ने उनसे कहा कि जो है हम आपकी इस तरह से कोई मदद नहीं कर सकते, आपको इंडिया का एक पार्ट बनना। अगर आप इंडिया के साथ शामिल हो जाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट करेंगे और आपके लिए हम लड़ेंगे भी। तो महाराजा ने एक ट्रीटी साइन किया, उस ट्रीटी के मुताबिक उसने एक्सीड कर दिया टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया, मतलब हिंदुस्तान के साथ में मिल गया। लेकिन उसमें ये बात ज़रूर है कि उस ट्रीटी में ये लिखा हुआ था कि जो पावर्स आएंगे इंडिया के पास में वो डिफेंस का रहेगा, वो फॉरेन अफेयर्स का रहेगा और कम्युनिकेशन का रहेगा। ये तीन चीज़, सिर्फ 3 पावर सेंटर को हो गए, सेंटर को मतलब यहाँ, और बाकी पावर सब उसके हाथ में रहेंगे। अब ये बनने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आए। एक चीज़ और बता दूं कि उस टाइम में जो दूसरे प्रिंसली स्टेट्स ने साइन किए थे उनका भी यही था कि उन लोगों ने यही 3 चीज़ें एक ही कहा। तो कुछ लोगों का ये बोलना है कि इन्होंने हालांकि कंडीशनल एक्सेशन किया, लेकिन ये जो है वो अनकंडीशनल था, जो सही नहीं है, क्योंकि पहले भी दूसरे जो प्रिंस या राजा वगैरह थे उन्होंने इसी तरह का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, लेकिन बाद में उसको ये रहा कि भाई जो है बहुत तरीके से हिंदुस्तान ने अपने तरीके से समझाया होगा, पाकिस्तान ने अपने तरीके से समझाया होगा। तो ये बाद में ये हो गया, कंडीशन बिना किए हुए वो लोग शामिल हो गए, जिसके एवज में आपने सुना हो प्रीवी पर्स बोलते हैं, जो उन लोगों को एक पैसा दिया जाता था। जी, अभी भी कुछ जगहों पर है। तो वो तो खैर इंदिरा गांधी के टाइम में एबॉलिश कर दिया गया। हालांकि हमारे संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि उनको मिलेगा सालाना, इस एवज में कि उन्होंने अपना राज जो है वो हिंदुस्तान को दे दिया। तो जो भी हो, तो उसमें जो है इस पर मैं ये और दूसरी बात जो चलती है वो ये है कि इसमें नेहरू इन्वॉल्व रहे और पाकिस्तान सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई रोल नहीं था। ये भी गलत है। वो मतलब सिर्फ नेहरू इसमें इन्वॉल्व थे, वल्लभ भाई पटेल का इन्वॉल्व थे, बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इन्वॉल्व थे। और वहाँ एक लेटर जो मेरे ख्याल में 18 मई 1949 का होगा, मैं कंफर्म कर दूंगा आपको, जो लेटर पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को लिखा, उन लोगों के बीच में 2 डायलॉग हुए थे उसमें। तो उससे पहले ये क्या को एक चिट्ठी भेजा जिसमें बोला कि नेहरू ने ये चिट्ठी जो है, मैं इसके साथ वो चिट्ठी भेज रहा हूँ जो शेख अब्दुल्ला को भेजा जाएगा, लेकिन ये तभी भेजा जाएगा जब आप इसको अप्रूव करेंगे। तो जब सरदार पटेल का अप्रूवल हुआ तभी वो लेटर निकला। तो ये नहीं बोल सकते थे कि सरदार पटेल को कुछ मालूम नहीं था, जो एक तरफा नेहरू को बदनाम कर रहा है। नहीं, ये सारी चीज़ें नेहरू की हुई है, ऐसे नहीं है। तो उस चिट्ठी में नेहरू ने ये लिखा था
कि जो मीटिंग्स हुई थी वो सरदार पटेल के घर में हुई थी। सरदार पटेल के घर में मीटिंग हुई जम्मू कश्मीर। हाँ, हम पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी वहाँ गए थे। कई एक मीटिंग हुए थे, 4-5 मीटिंग हुई जिसमें इसका रेफरेंस है। और उसके बाद में जो है जो फैसला उसमें हुआ है उसी को रिकॉर्ड किया गया था। उसमें ये बोला गया था कि ठीक है, जो आपका एक्सेशन है वो 3 चीज़ों में है, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन। बाकी चीज़ों का जो है ये हमारा प्रिंसिपल है कि ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये डिसाइड करे। बाकी और किसी भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बना था। इसमें ये शर्त ही थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगा फाइनली, जो वहाँ के लोगों को लेना, राजा का नहीं कि भाई हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे तो किन शर्तों पे रहेंगे, या हमारे पास में क्या पावर होगा, हिंदुस्तान के पास पार्लियामेंट के पास क्या पावर होगा, ये सारी बातें। तो एक तो ये था कि उसमें चिट्ठी में लिखा था कि फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर ये था कि जो है क्या सब्जेक्ट पर होगा, उसके बाद ये कि भाई इसका गवर्नमेंट का मतलब राजा महाराजा तो नहीं रह पाएंगे फिर, तो वो मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे होगा, किस टाइप से होगा, क्योंकि ये लोग इंडिया चाहता था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है जैसे ब्रिटेन में है, किंग तो है या क्वीन भी है जी, लेकिन उनको कोई पावर नहीं, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनली वो हेड है। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वैसे ही वहाँ पे किंग या क्वीन होगी, हेड है वो। हाँ, लेकिन जो है उनको वो बरकरार रखा उन्होंने। हाँ, यहाँ ख़त्म कर दिया। हाँ, बस ये जो है ताकि आपस में कोई लड़ाई नहीं हो, वो जो है किंग या क्वीन को वो इख्तियार है। तो उस पर जो है फिर ये रहा कि जो है क्या नाम उसका, जब आर्टिकल 370 का ये हुआ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज़्यादातर कांग्रेस के लोग थे। तो जवाहरलाल नेहरू अमेरिका जा रहे थे, उन्होंने सरदार पटेल से बोला कि आप जो है इसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ये 370 को पास करवा लीजिए, क्योंकि अगर वहाँ से पास हो जाएगा तो फिर कहीं से उसके लिए कोई अगर किसी ने ऑब्जेक्शन किया भी तो भी वो पास हो जाएगा। आप समझिए बात जी। लेकिन अगर कांग्रेस ही नहीं करती है तब तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो सरदार पटेल ने इसको मूव किया अपने वर्किंग कमेटी में, CWC में, और उसमें वो पास हो गया। फिर जो है ये गोपाल कृष्ण थे, ये क्या नाम था उनका, आयंगर, जिनकी बात मैं कर रहा था, उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप मूव कीजिएगा इसको। कुछ लोगों का ये व्यू है, मैंने बहुत तलाश किया, मुझे डॉक्टर अंबेडकर का लिखा हुआ कहीं भी नहीं मिला कि उन्हें इस बात की नाराज़गी थी और उन्होंने शेख अब्दुल्ला को बोला भी कि मैं अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी कोई बात कोई भी आज मेरे बोलदेक अंसारी साहब ने ऐसा बोला था, ऐसा कोई सबूत नहीं, कहीं बात लिखी हुई नहीं है। मैं आज तक मुझे कोई लिखा हुआ नहीं मिला है। और जो लोग डॉक्टर अम्बेडकर पर अथॉरिटी माने जाते हैं, मैंने ऐसे लोगों से भी बात किया है, लेकिन कोई अभी तक कोई सबूत नहीं पेश कर सकते। हाँ, अम्बेडकर ने ऐसा कुछ कहा, ऐसा क्योंकि उन्होंने खुद नहीं लिखा, कहीं भी ये रिकॉर्ड नहीं किया है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट ये है, जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया में मूव हुआ 370, तो किसी ने उसका ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो उस वक्त जितने लोग थे, बिल्कुल, क्योंकि उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग हाँ, थे, जिसको जो है जो मतलब आज का जो गवर्नमेंट है जिसको मानते हैं, हाँ, जिसको अपना आइडिया मानती है, वो मानते हैं या अपना लीडर मानते हैं, वो भी थे उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन्होंने भी कोई मुखालफत नहीं, किसी ने मुखालफत। नाज़रीन, यहाँ पर ठहर के बात बड़ी अहम है कि आज जो कहा जा रहा है कि आरज़ी इल्हाक था, सिर्फ नेहरू ने किया था, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है जिनको इस आइडियोलॉजी का बानी माना जाता है, फाउंडर, वो भी थे, उन्होंने भी मुखालफत नहीं की। खुद वल्लभ सरदार पटेल इसमें थे, सरदार पटेल तो खैर थे। तो उसके बाद में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास हो गया। तो ब्रॉडली ये 370 में ये है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगा। जैसे शेख अब्दुल्ला की उस वक्त क्या हैसियत है, जैसे राजा हरी सिंह, तो वो ऐसा था कि उनको जो है राजा हरी सिंह ने अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया था। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर थे वो उस वक्त। हाँ, वो खुद राजा हुए और उन्होंने एक काउंसिल बना दिया था, इमरजेंसी काउंसिल पहले बना, बाद में वही उसके बाद में शेख अब्दुल्ला जो है उनका अपना ये था, क्या बोलते हैं उसका, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके वो लीडर थे, क्योंकि वो सबसे ऊंचे लीडर माना जाता है। और उनके जितने इख्तिलाफात आप देखेंगे वो सारा नेहरू के साथ रहा है। ये नहीं कि उनकी सिर्फ दोस्ती रही और कोई इख्तिलाफात भी थे उनके। नहीं, नेहरू ने उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला, सरदार पटेल ने नहीं डाला।
उसके बाद इंदिरा गांधी ने भी डाला। तो भी बहरहाल उसमें ये हुआ कि भाई अब सब्जेक्ट आप अपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिसाइड कर लीजिए। उसमें ये भी था कि उसका जो है टाइम टू टाइम कोई भी अगर चेंजेस उसमें करने होंगे, कोई पावर आपको देना होगा, मतलब देना चाहता है जम्मू एंड कश्मीर, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय नोटिफिकेशन कर सकते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली लोगों का ऑब्जेक्शन जो है वो सही है इन द सेंस कि कभी भी ये एग्जीक्यूटिव के ऊपर में नहीं छोड़ा जाता है कि कौन सा कानून बनेगा और नहीं बनेगा, कौन सा हमारा सब्जेक्ट का नहीं होगा, ये तो लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। जो भी हो, यहाँ ये हुआ तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी और फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने एक जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो आज भी है। इसका मतलब कश्मीर सिर्फ वाहिद स्टेट है जिसमें अपना एक आइन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फ़र्क ये है कि उसका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब उसका काम ख़त्म हुआ तो उसका एंड हो गया, डिसॉल्व कर दिया गया। लेकिन इंडिया का जो था, इसका जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, पता नहीं कितने लोगों को मालूम है नहीं मालूम है, ये सिर्फ एडजॉर्न करके रख दिया गया। मतलब आज भी आप चाहें तो इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना सकता है, जो बहुत सारे लोगों का है कि नहीं बना सकता। मतलब इंडिया अपना बना सकता है फिर से, बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है या कॉन्स्टिट्यूशन में रद्द-बदल कर सकता है। रद्द-बदल तो आप अमेंडमेंट के ज़रिए भी कर लेते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर आप रद्द-बदल नहीं कर सकते, उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हाँ, जैसे कि उन्होंने बहुत सारे इंस्टेंसेस दिए हैं, जैसे कि फेडरलिज्म है। आजकल तो ये भी बात चल रही है पूरा आइन को बदला जा सकता है, लोग तैयारी कर रहे हैं बदलने की। तो जो है क्या नाम उसका, उसमें यह है कि जो उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसके ये लगता है कि भाई इसमें कोई निगोसिएशन नहीं हो सकता, ये ज़रूर रहेगा, उसको आप नहीं। जैसे सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म को क्या नाम उसका, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर। कल को सुप्रीम कोर्ट चाहे अपना फैसला बदलना तो बदल सकता है, फिलहाल उसने माना। आज के दिन में जो है वो ये है, जैसे डेमोक्रेसी होगा, हमारे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, ये भी है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन। सबको आज़ादी का गवर्न करेगा कि लेजिस्लेचर का पावर क्या होगा, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होगा, मिनिस्टर वगैरह का पावर क्या होगा, जुडिशरी का पावर क्या होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, जबकि ब्रिटेन में जो है पार्लियामेंट सबसे ऊपर है। अच्छा, वहाँ पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकता है, कानून बदल सकती है, तब्दील कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल सकता है। नहीं करते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन ये है, ये उनके पास हाँ, जो हम लोगों का फंडामेंटल डिफरेंस है। अब ये बोलते हैं कि भाई 370 को उड़ा दिया जाए, तो मुझे ये बड़ा अजीब लगता है कि अगर 370 नहीं रहे तो हम पहुँचे कैसे कश्मीर में। उसने तो सिर्फ हमें 3 ही पावर दिया है, वो तो हम लोग बॉर्डर में अपना डिफेंस, अपना आर्मी के आदमी को मरवाएं, फॉरेन अफेयर्स में इधर उधर यूएन में चिल्लाते फिरें कश्मीर के हक़ में, और उसके बाद में उनका कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक रखें। हमारा करेंसी वहाँ नहीं चल सकता था, हमारा सुप्रीम कोर्ट को वहाँ कोई पावर नहीं होता था। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट का कोई पावर, कोई लेजिस्लेशन वहाँ काम नहीं आता एक्सेप्ट ये 3। इन 3 सब्जेक्ट के अलावा आप कोई चीज़ पर कानून बना के उसके ऊपर नहीं। आज भी है कि वहाँ कानून वही लागू होगा जो कश्मीर अलाउ करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है पावर हमको कहाँ से मिला, ये इसी से मिला। इसीलिए इसको जो है, जो गुलजारी लाल नंदा थे, इसी आर्टिकल 370 की वजह से गुलजारी लाल नंदा जो थे वो 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। एक बार शायद नेहरू का जब डेथ हुआ उस टाइम में, उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री का डेथ हुआ, इससे पहले कि लाल बहादुर शास्त्री का इलेक्शन जो भी बोले, एज प्राइम मिनिस्टर होने से पहले जो थे कुछ दिनों के लिए, वो गुलजारी लाल नंदा थे। और फिर वही गुलजारी लाल नंदा जो इंदिरा गांधी बनी और लाल बहादुर शास्त्री का डेथ हुआ, दोनों के बीच के वही इंटरिम प्राइम मिनिस्टर रहे थे। उन्होंने इसको बोला था ये टनल की तरह है, जो जिसके ज़रिए से हम वहाँ तक पहुँचते हैं। बिल्कुल सही बोला था कि वाकई में ये टनल, क्योंकि हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे अगर आज हम 370 को उड़ा देते हैं। मुझे नहीं मालूम कि कल सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करता है, लेकिन अगर ये हम आज 370 उड़ा देते हैं तो जो पावर्स हमने वहाँ पे लिए 370 के ज़रिए, उन पावर्स का क्या होगा।
तो कश्मीर का क्या लगता समझ रहे है, इससे नुकसान होगा 370 से के? 370 के रहने से हमें फ़ायदा है, हमें फ़ायदा है, इंडिया को फ़ायदा नहीं है, आता है कि उसका फ़र्क क्या फ़ायदा है। उसी के ज़रिए तो हम उसके अंदर घुसे हैं जाके, पहुँचते हैं, आज घुसे हमारा हैं। करेंसी वहाँ चलता है तो उसी वजह से चलता है। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन पर बाइंडिंग है तो इसी की वजह से बाइंडिंग है। आज आप पुलिस वहाँ पर मेंटेन करते हैं, पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है, ये सेंटर का सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है पुलिस, बिल्कुल ठीक है। उस पर भी आप जा रहे हैं, हर चीज़ पे आप जा रहे हैं, एजुकेशन पर भी आप जा रहे हैं, जबकि आपके पास में नहीं है, हर चीज़ पर आप जा रहे हैं। तो अगर ये 370 हट जाता है, इसको ये लोग रिमूव कर देते हैं, तो सेंटर का नुकसान है, फिर कश्मीरी अवाम क्यों परेशान है? फारूक अब्दुल्ला भी हमको तो ये समझ में नहीं, क्योंकि ये होगा ना कि एक बड़ा अजीब सा माहौल पैदा हो जाएगा। कोई ये नहीं जानता कि मेरा पावर क्या है, इंडिया नहीं जानेगा मेरा पावर क्या है, कश्मीर नहीं जानेगा कि मेरा पावर क्या है, क्योंकि एक सिस्टम के अंदर में बना है। आप अगर उस सिस्टम को हटा देंगे तो फिर आप खुद ही बोलेंगे, आप बोलेंगे मेरे को ये पावर है, उधर कश्मीर वाला बोलेगा ना अब आपने हटा दिया, सारा पावर हमारा ही है, सारा पावर हमारा हो गया। 3 चीज़ों पर हमारा माहिदा हुआ था, डिफेंस का। रखे हुए अपना गवर्नर वापस लाइए चाहिए, क्योंकि उसको सदर रियासत बोला जाता था राजा का। तो जब ये राजा हरि सिंह गए तो उन्होंने अपने लड़के करण सिंह को सदर रियासत बनाया, जिसकी जगह में बाद में सदर रियासत की जगह गवर्नर रख दिया गया। ठीक है। तो गवर्नर कैसे बनाए थे आप? अगर आप 370 नहीं होता तो आपका तो पावर नहीं था, वो तो राजा का था। उसके बाद करण सिंह चाहे जिसको चाहते उसको फिर बनाते, वो तो इस तरह से चल पड़ता। आपका गवर्नर कहाँ होता? आज आप गवर्नर अपॉइंट किए हुए हैं, वो इसीलिए अपॉइंट किए हुए हैं क्योंकि आपने 370 के ज़रिए वो पावर हासिल किया है। अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का पहला वाला केस हुआ था 59 में, शायद प्रेमनाथ या क्या है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही पोजीशन लिया कि ये पावर जो सेंटर का फ़ायदा है, पावर हमारे पास है, अब इसके बाद आप इससे इंटरफियर नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो आपका नुकसान होगा इस तरह। 61 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने पहले वाले जजमेंट का कोई हवाला नहीं दिया और बोला कि नहीं ये अभी भी कंटिन्यू करता है 370, क्योंकि एक व्यू ये है कि 370 ख़त्म हो गया। एक बार जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वहाँ का डिसॉल्व हो गया, उसने बता दिया भाई ये पावर्स जो है हमें चाहिए, पावर्स आप ले लीजिए, उसके बाद आपका कुछ नहीं है। यही पहला जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का 59 का यही है। लेकिन बाद में जो है वो भी 5 जज का था, दूसरा वाला भी संपत्ति क्या नाम है उसका, संपत्ति है शायद, वो भी 5 जजेस का है। तो 5 जजेस का जजमेंट, 5 जजेस के जजमेंट को ओवर रूल नहीं कर सकता। हमारे यहाँ लॉ में बोला जाता है ओवर रूल, मतलब उसको जो है उसके ऊपर आपने एक और जजमेंट दे दिया। अच्छा, तो ये इसका मतलब आज के दिन में आप चाहें तो इस जजमेंट को इस्तेमाल करें, हम चाहें तो इस जजमेंट को इस्तेमाल करें, दोनों। और उसके बाद भी जो हुआ यही हुआ, जो फर्स्ट जजमेंट हुआ था 1959 वाला, उस जजमेंट का हवाला बाद के किसी भी जजमेंट में नहीं आता है, जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स इम्पोर्टेंट है। क्यों नहीं दे रहे हैं उसका रेफरेंस, वो मुझे नहीं मालूम। तो क्या ऐसा तो नहीं जो कह दे कि जो बाद का जजमेंट है उसके आने के बाद जो पहले वाला जजमेंट है वो ख़त्म हो गया? वो लॉ नहीं है ना, ऐसा लॉ नहीं है। लॉ नहीं है, क्योंकि आप जब 5 जजेस का जजमेंट को ख़त्म करेंगे तो कम से कम 7, 9, 11, 13 इस टाइप का जजमेंट लगेगा। हाँ, 5 जज का जज 5 जज छोड़ उड़ा दे, अच्छा, उसको नहीं बढ़ा सकते। नहीं समझ तो नहीं उड़ा सकते कि मेरे बात का जजमेंट। अच्छा, ये लोग जो कह रहे हैं कि ये टेम्प्रोरी था आर्टिकल 370, तो क्या इसकी क्या इसका सच्चाई? दोनों तरफ से देख सकते हैं। टेम्पोररी इसलिए था क्योंकि जब तक कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अगर बोल देता हमको भी पावर नहीं देंगे तो खत्म। तो ये आप समझ रहे हैं जी, आप उस लिहाज से भी उसको टेम्पोररी देख सकते हैं, इस लिहाज से भी टेम्पोररी देख सकते हैं कि 370 एज ए होल टेम्पोररी था। तो टेम्पोररी का कोई मीनिंग नहीं निकलता है ना। इस तरह देखा जाए तो हमारा ज़्यादा सिर्फ फायदा। यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं है तो वहाँ का जो जम्मू एंड कश्मीर का लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके डिसीजन से भी हो सकता है, जो मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशनली इनकरेक्ट है, गलत है। ये इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो होता है उसका सब्स्टिट्यूट लेजिस्लेटिव असेंबली हो ही नहीं सकता। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली उसका क्या नाम उसका सब्स्टिट्यूट हो सकता था, उसकी जगह उसको लाया जा सकता था, तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी अमेंडमेंट हो सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आज पार्लियामेंट जो चाहे, अगर हम समझते हैं कि पार्लियामेंट सब्स्टिट्यूट कर देगा तो फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको भी पार्लियामेंट आज क्या नाम उसे हटा के अपना बना लेगा। बिल्कुल, जबकि पार्लियामेंट ऐसा कर नहीं सकता। तो क्या मुमकिन है? सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी बोला है और कभी पार्लियामेंट ने ये नहीं बोला कि नहीं हम कॉन्स्टिट्यूशन उड़ा देंगे। आजकल आज भी जो बोलते हैं आप वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही बोलते हैं ना। बिल्कुल, आप पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया, आप कॉन्स्टिट्यूशन आप
एज ए पार्लियामेंट्री जब बोलते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर ही बोल रहे हैं ना, आपके एक्शंस तो आपके फंक्शंस तो कॉन्स्टिट्यूशन से गाइड हो रहे हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि कश्मीर में ज़मीन खरीदने के लिए अलाउ नहीं है, शादी का मसला है, वो तो एक दूसरी चीज़ है। ज़मीन खरीदने का आप अरुणाचल में जाके ज़मीन खरीद लेंगे, हाँ वहाँ भी नहीं ले सकते हैं, नागालैंड में भी नहीं ले सकते, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं हाँ यहाँ से एक बात है कि जहाँ से जैसे जो है आप ना ज़मीन खरीद सकते हैं और ना जाके वहाँ पे आप अपने नाम पे, आप हिंदुस्तान में हर जगह मूव कर सकते हैं, लेकिन आप जाके इन जो ट्राइबल स्टेट्स कुछ गिने वहाँ चुने हैं कुछ नहीं इसमें खरीद जाके आप कोई अपना बिजनेस अपने नाम पे नहीं कर सकते। आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आप जाके देख लीजिए, बहुत सारे लोग हैं पैसे वाले जो बिजनेस करते हैं वहाँ पे, वो किसी ट्राइबल के नाम पे बिजनेस करते हैं। म्यूनिसिपल लाइसेंस या किसी भी तरह का शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर में जो लाइसेंसेस होता है, सारा कुछ उसका किसी ट्राइबल के नाम पे है। तो फिर कश्मीर के साथ इन लोग क्यों, उधर कोई नहीं, सिर्फ कश्मीर से? मेरे ख्याल में ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। बात ये है कि हमारे यहाँ कानून पर बोलने वाले लोग बहुत हैं। आप 370 में इतने सारे डिबेट होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सारे के सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं? ये सही कहा आपने, बहुत अहम बात। मतलब जो हर चीज़ का अपना होता है ना। अच्छा, अगर ये 370 को अगर ख़त्म कर देते, जैसा कि आपने बताया कि ये सिर्फ 3 पावर की वजह से उन्होंने इख्तियार दिया था, तो फिर वो आज़ाद हो जाएंगे, कोई वो अपना गवर्नर नहीं रख पाएंगे, तो क्या मुमकिन है कश्मीर वाले ऐसा कर लें आज के दौर में? नहीं, अगर कोई ऐसे ही वहाँ पर लोग हुए तो ये भी एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है। आप कैसे बोलेंगे इंटरप्रिटेशन रॉन्ग है? जिसके ज़रिए आपने ये सारे पावर्स लिए, आपने उसी को उड़ा दिया। अब उड़ा दिया तो आप ही सफ़र करिए, हम क्यों सफ़र करें? बिल्कुल, आपने उड़ा दिया, अब जाइए वापस। तो ये इतना ये नहीं है, इस पर बहुत अच्छी तरह से जो है उस अच्छा शायद सोचना होगा, लीगल एक्सपर्ट्स को इस पर डिबेट करना होगा और फिर बताना होगा भाई 370 पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। और शायद यही वजह है कि जो कश्मीरी आवाम है उसमें से बेशतर चाहते इंडिपेंडेंट स्टेट, मतलब वो इंडिया के साथ ना पाकिस्तान के साथ इल्हाक। मतलब आज के दिन में तो वहाँ जो कम से कम आज़ाद कश्मीर जो है वो तो पाकिस्तान के पास में है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन आज भी मैं नहीं समझता हूँ कि कश्मीरी जो है वो बहुत आसानी से पाकिस्तान के साथ जाना चाहेंगे। नहीं जाना चाहेंगे, वो आज़ाद रियासत की बात करते हैं, वो तो आज़ादी चाहेंगे। नाज़रीन, तो बहुत अहम बात आई और चीफ जस्टिस इकबाल अंसारी साहब ने बताया कि जो आर्टिकल 370 है उसका फ़ायदा मरकज़ को है, हिंदुस्तान को है, कश्मीर को नहीं, बल्कि कश्मीर का नुकसान हुआ है। आर्टिकल 370 की वजह से हिंदुस्तान की कश्मीर में मुदाखलत है, वहाँ गवर्नर होता है या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो फैसला देते हैं उसका वहाँ इतलाक़ होता है। अगर ये आइन ना होता तो ये सब ना होता, क्योंकि जब कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ इल्हाक़ हुआ था तो राजा हरी सिंह ने एक मजबूरी के तहत किया था और 3 शर्तें रखी थी, यानी 3 चीज़ों का इख्तियार सिर्फ हिंदुस्तान को दिया था। एक डिफेंस का, एक जो खारजा उमूर है उसका, और तीसरा जो था वो कम्युनिकेशन का था। बकिया कोई चीज़ नहीं थी। ये वजह है कि जो हिंदुस्तान के आइन और कानून बनते हैं उसका भी इतलाक़ जम्मू कश्मीर की असम्बली पर नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों में हमसे अलग है। तो मरकज़ मजमूई तौर पर फ़ायदा यही है, और अगर हिंदुस्तान उसको हटाता है, जैसे अभी बहस चल रही है, तो इससे हुकूमत का नुकसान है, मरकज़ का नुकसान है, जम्मू कश्मीर का नुकसान नहीं है। और हम सब आप जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के जो आवाम है वो ज़्यादातर आज़ाद रियासत की बात करते हैं। और बहुत अहम बात इकबाल अंसारी साहब ने बताई कि जब हिंदुस्तान की तकसीम हो रही थी तो उस वक्त जहाँ 2 मुल्क 2 रियासत का वजूद अमल में आया था, उस वक्त जो अलग अलग स्टेट्स बने हुए थे उन्हें इख्तियार था कि चाहे तो दोनों में से किसी के साथ मिल जाए, ये आज़ाद रहे, इंडिपेंडेंट रहे। तो ये पूरी हिस्ट्री है, पूरी सच्चाई है। लेकिन जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, मालूमात की कमी की वजह से जो हमारी मौजूदा सरकार है वो इस तरह की डिबेट कर रही है, इसके एजेंडे को उठा रही है। तो मुझे लगता है कि जो गुफ्तगू है, ये जो आज हमारा डिबेट हुआ, खबर दर खबर के प्रोग्राम है, आपको बहुत पसंद आएगा और आपसे दरख्वास्त होगी कि आप ख़ुद भी सुनिए और दूसरों तक पहुँचाइए। हम शुक्रगुजार हैं इकबाल अंसारी साहब के कि आपने अपनी मसरूफियात के बावजूद ये वक्त निकाला और अहम मालूमात आप तक पहुँची हैं। हम आइंदा भी इस तरह के जो कानूनी दावपेच वाले मसले हैं उस पर हम डिबेट करके आप तक गुफ्तगू पहुँचाएँगे और ख़बर दर खबर का प्रोग्राम जारी रखेंगे। तो आप इसे देखिए और दूसरों तक पहुँचाइए। उनका एन गोपाल स्वामी अयंगर नाम था, और जिस लेटर की बात मैं कर रहा था, जो शेख अब्दुल्ला का जो लेटर नेहरू ने लिखा था, उसका अप्रूवल को सरदार वल्लभ भाई पटेल से लिया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो चिट्ठी दी गई थी उसकी तारीख है 17 मई 1949, और इसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है पैरा 2 में, विल यू काइंडली लेट जवाहरलाल जी नो डायरेक्ट as to your approval of it. He will issue the letter to Sheikh only after receiving your approval. कि वो शेख अब्दुल्ला को तभी लेटर लिखेंगे जब आप इसको अप्रूव करेंगे। तो ये बात कहाँ से अब आ गई कि अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जानते ही नहीं थे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसके बाद में इस लेटर में लिखा हुआ है, इन द कोर्स ऑफ द टॉक्स एट सरदार पटेल्स रेजिडेंस ऑन 15 and 16 मई 1949, 15 और 16 तारीख को कश्मीर के
जो डेलीगेट्स थे उनके साथ में, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और यहाँ से जो और इम्पोर्टेंट लोग होंगे उनके बीच में सरदार पटेल के घर में ये मीटिंग हुई और सरदार पटेल के घर में मीटिंग। हाँ, तो ये बोलना गलत होगा कि सरदार पटेल को बिल्कुल ही डार्क में रखा गया। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।